हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको स्टडी सोशल वर्क के प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं रिसर्च के बारे में और ये आप लोगों का एक ऑनलाइन क्लास है जहां पर हम लोग अभी यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे ऐप के अंदर यूजीसी नेट के प्रिपरेशन यहाँ पर हो रहा है और ये एक लाइव क्लास है, तो आप लोग भी साथ ही साथ पढ़ाई करते जाइए। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें बताइएगा कि कहाँ पर क्या कंफ्यूजन है, हम लोग कोशिश करेंगे तुरंत ही इसको सॉल्व कर देने के लिए। तो आप लोग बने रहिए। और हाँ, मैं अपना स्क्रीन को फिर अभी शेयर करता हूँ और आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी नज़र दीजिएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग रिसर्च के ऊपर पढ़ेंगे। बेसिकली पहले हम लोगों ने रिसर्च का हाइपोथेसिस पढ़ाई कर लिया, रिसर्च का मीनिंग, सारी चीज़ क्लियर है, प्रोसेस भी क्लियर है। आज थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा डीपर लेवल पे पढ़ाई करेंगे। जितने बच्चे पहले नहीं थे उन लोगों के लिए बस आप लोग ये मैं बोल सकता हूँ, आप लोग रिकॉर्डेड जो वीडियो लेक्चर है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और अभी जो हम लोग पढ़ाई करेंगे उसमें ये वाला लेक्चर को भी तो आप साथ ही साथ पढ़ेंगे साथ में। लेकिन हाँ, अगर पिछला वाला रिकॉर्डिंग से कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप लोग जानते हैं चैट सर्विस में उसको लिख सकते हैं, या आपके जो ग्रुप है उसमें आप लिख दीजिएगा, तो नेक्स्ट डे हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, कल हमारा क्लास है तो कल भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो वहां पर भी आप लोग अपना क्वेरी को लेके आइएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पढ़ाई में जाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो हमारा स्क्रीन विजुअल है, तो हमें अभी समझना है कि रिसर्च क्या है। ठीक है, चलिए उसके पहले मैं अपना पेन को सेट कर लेता हूं, अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये रिगार्डलेसली आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, मतलब सब्जेक्ट तो नहीं, आपको सोशल सब्जेक्ट ही पढ़ना है, उसके अलावा क्या ही पढ़ेंगे। तो सारे चीज़ों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल आएगा ही, 100% सवाल आएगा। आप बड़ा क्वेश्चन लिखिए, छोटा क्वेश्चन लिखिए और एमसीक्यू लिखिए, जो भी लिखना है जहां से भी है, आपको ये चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, पहले समझते हैं व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। ठीक है, रिसर्च डिजाइन क्या है, रिसर्च डिजाइन हम किसको बोल सकते हैं, रिसर्च डिजाइन में हमें क्या पढ़ना है, ये सारे चीज हमें समझना है। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने लास्ट डे आप लोगों को बताया था कि रिसर्च का मतलब है, रिसर्च जो वर्ड है उसको हम अगर तोड़ेंगे तो बोला जाता है री और होता है सर्च, है ना। तो री का मतलब फिर से एंड सर्च का मतलब होता है खोज करना। तो बात ये होता है कि फिर से खोज करना, तो इसका मतलब जो है अक्षरिक अर्थ जो होता है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, ये जो अर्थ है वो कंप्लीट नहीं है। तो रिसर्च का अगर हम मतलब निकालने के प्रयास करेंगे तो ये दोनों ही है। एक जो है खोज करना, सर्च करना, खोज करना और फिर से खोज करना, फिर से खोज करना। ठीक है ना, दोनों ही। तो खोज करना और साथ में फिर से खोज करना, ये दोनों तरीके का ही मतलब जो है रिसर्च का मतलब है। अब ये दोनों तरीके का रिसर्च का मतलब क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च हमारे पास मोस्टली मोटा मोटा जो है, फंडामेंटली अगर हम बोलेंगे तो ऐसा होता है कि एक होता है रिसर्च जो हम नया कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं आविष्कार करना या डिस्कवर करना। ठीक है ना, एक बोला जाता है डिस्कवर करना, डिस्कवर मतलब आविष्कार करना, तो वो भी खोज है, क्योंकि हमें नया कुछ चीजें बनाना होता है। तो ये ज्यादातर हमारे पास आ जाता है साइंटिफिक रिसर्च में। क्या बोला जाता है इसको, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है ना, साइंटिफिक रिसर्च। तो डिस्कवर करना या किसी चीज का नया खोज करना, ये मोस्टली मोटा मोटी साइंटिफिक रिसर्च में आता है। और जब कोई तथ्य के ऊपर आधारित हम लोग खोज करते हैं, किसी चीज को समझने के प्रयास करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सोशल रिसर्च। ठीक है, सोशल रिसर्च जब हम लोग तथ्य के ऊपर काम करते हैं और किसी चीज का समझने का प्रयास करते हैं, जो सामाजिक होता है, जो लैब से बाहर होता है, उस चीज को हम सोशल रिसर्च बोल सकते हैं। हालांकि तथ्य का खोज रिसर्च वो लैब के अंदर भी हो सकता है, तब वो हो जाएगा साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है ना। अब बात यह है कि साइंटिफिक दोनों है, सोशल रिसर्च इज ऑल्सो साइंटिफिक और
जो हमारे लैब के अंदर होता है वो रिसर्च भी साइंटिफिक है। दोनों ही साइंटिफिक है, लेकिन दोनों का पहलू अलग अलग है। एक होता है साइंटिफिक रिसर्च फॉर साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, तोड़ मोड़ के जो चीज हम लोग निकालने के प्रयास करते हैं, और एक सोशल रिसर्च जो हम प्रयास करते हैं, जो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका मतलब क्या है, ये क्यों है, इसके लिए हम लोग समझने के प्रयास करते हैं, तो वो हो जाता है सोशल रिसर्च। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसीलिए रिसर्च का दोनों ही मतलब है, एक है खोज करना और एक है फिर से खोज करना। मतलब हमारे पास कुछ चीज ऑलरेडी है ना, कुछ चीजें जैसे पहले से आविष्कार किया हुआ है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास ना एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, तो बल्ब जलता है, इस तरीके का बल्ब जलता है ना। तो ये जो बल्ब में रोशनी आ रहा है, रोशनी किस तरीके से आया है, बल्ब कैसे बना है, इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च करके ही ये चीजों को बनाया गया है। जब भी हम आविष्कार करते हैं कुछ ना कुछ तो रिसर्च हमें रिक्वायरमेंट होता है, तो ये ऑलरेडी रिसर्च्ड है। लेकिन इसके बाद हमें अगर कुछ रिसर्च करना है कि एक बल्ब अगर जलेगा तो उसमें कितना बिजली का खर्चा होगा, कितना यूनिट आएगा, तो वो फिर से रिसर्च करने लायक चीज हो गया है ना, कि ऑलरेडी बल्ब के ऊपर रिसर्च है कुछ, और उसके बाद हम लोग बल्ब रिलेटेड और कुछ चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो दैट वुड बी रिसर्च, जो मीनिंग एग्जैक्टली यहाँ बैठता है। लेकिन जब हम नया करते हैं तो वो तो सिर्फ खोज है, फिर भी उसको रिसर्च बोला जाता है। तो रिसर्च का इसीलिए दो तरीके का मतलब निकलता है, लेकिन ये मतलब से बहुत ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता है हमारे टॉपिक में, क्योंकि आपको मतलब से कोई नहीं सवाल पूछेगा, सवाल इससे डीपर लेवल का होगा, तो वो चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों को करना चाहता हूं कि हमारे स्टडी सोशल वर्क ऐप, जो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हैं, आप iOS यूजर हैं, या आप डायरेक्ट ब्राउजर से भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। नीचे हम लोगों का लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक के माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर बहुत सारा फ्री मटेरियल्स है जिसको आप पढ़ाई कर सकते हैं, एमसीक्यू टेस्ट है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, और यूजीसी नेट के एग्जाम के पहले हम लोग और भी बहुत सारे एमसीक्यूज फ्री मटेरियल्स हम लोग दे देंगे। लेकिन हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम तक है, ठीक है, उसके बाद वो पेड सर्विस में चला जाएगा। अगर आप लोगों को पेड बैच में पढ़ाई करना है तो बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिसंबर वाला बैच, दिसंबर 2025 का बैच भी स्टार्ट हो गया है, और उसका भी प्राइसिंग बहुत ही कम है, हम लोगों ने इंक्रीज नहीं किया, लास्ट ईयर जितना था उतना ही है। 2999 आपको फाइनल देना पड़ेगा। कोड के बाद एप्लीकेशन आपको कोड करना है SSD2025, ये कोड आप लगा देंगे तो आपको स्ट्रेटली 500 आपका कम हो जाएगा। ओके, और ये ऑफर आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ जून के जो एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट, तब तक। एग्जामिनेशन हो जाने के बाद जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन लोगों का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर आपको 3400 आपको देना पड़ेगा, ये फीस रहेगा। वो भी आपका नॉमिनल फीस ही है, बहुत ज्यादा है नहीं। तो आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक और चीज, डे टू डे में आप लोग कनेक्ट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल में हम लोग पोल करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, जॉब नोटिफिकेशंस, जो सोशल वर्क रिलेटेड जॉब नोटिफिकेशन है उसको हम पोस्ट करते हैं, एमसीक्यू पोस्ट करते हैं, और फ्री स्टडी मटेरियल या नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग डे टू डे में कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, ये दोनों चीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग जब भी नए वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन स्ट्रेटली आपके पास जाएगा, जो आपके डे टू डे में एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर देगा। और आप जुड़े रहिएगा स्टडी सोशल वर्क के साथ। थैंक यू सो मच। तो देखिए, हम रिसर्च डिजाइन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो रिसर्च डिजाइन हमारे तीन चीजों के आधार में बना हुआ है। क्या क्या? एक है पहले डेटा कलेक्शन करना, डेटा कलेक्शन करना, ओके, डेटा कलेक्शन करना, जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल है उसको कलेक्ट करना, या नहीं है उसको कलेक्ट करना। तो एक होता है यहाँ पर डेटा दो तरीके का हो जाता है, एक होता है प्राइमरी
और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के अंदर क्या मिलता है भाई? प्राइमरी डेटा के अंदर मिलता है नया डेटा, जो आप खुद से मेहनत करके फील्ड जाके निकाल के ला रहे हो, वो हो जाता है प्राइमरी डेटा। जैसे आप कोई सर्वे कर रहे हो, जैसे आप कोई क्वेश्चनियर बना रहे हो, जैसे आप कोई केस स्टडी कर रहे हो, जैसे आप कोई ग्रुप स्टडी कर रहे हो, और वो सारे चीज उसका जो डेटा है वो आप अपने रिसर्च में यूज कर रहे हो, तो ये हो जाता है प्राइमरी डेटा। ओके, और कुछ डेटा होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है जब कोई रिसर्च हुआ है ऑलरेडी और उसके ऊपर कुछ डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। जैसे मान के चलिए कोई किताब है और वो किताब पर्टिकुलरली एक चीजों के ऊपर एक्सप्लेन्ड है, अब आप उसी टॉपिक के ऊपर आप काम करने जा रहे हो। ओके, जैसे मान के चलिए मैं एजुकेशनल रेशियो के ऊपर काम करना चाहता हूं। एजुकेशनल रेशियो क्या हम जानना चाहते हैं कि हरियाणा में फीमेल और मेल में कितना एजुकेशन है। जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मेल स्टूडेंट एंड फीमेल स्टूडेंट में एजुकेशनल रेशियो कितना है, कि कितना 100% में कितना लड़के जाके पढ़ाई कर रहे हैं और कितना 100% में कितना लड़की जाके पढ़ाई कर रही है। ये चीज आप समझने के प्रयास कर रहे हो, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, पहले थोड़ा बहुत बुक पढ़ने की कोशिश करोगे कि अगर इसी टॉपिक के ऊपर किसी ने पहले से लिखा हुआ है कुछ चीजें, तो आप उसको पहले पढ़ने की कोशिश करोगे। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये क्या हो गया ना, ये सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि पहले उसके ऊपर कोई काम किया है, कोई किताब लिखा है, कोई पब्लिश किया है, कुछ भी चीजें किया है जो आप अपने रिसर्च के लिए यूज कर रहे हो। तो पहले हो गया, ये बुक हो सकता है, ये आर्टिकल हो सकता है, ये न्यूज हो सकता है, ये कोई दूसरे रिसर्चर का रिसर्च थीसिस हो सकता है, या और भी कोई भी सोर्स हो सकता है। आज के दिन में इंटरनेट आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ये सारे चीज भी हो सकता है, जिसको हम सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी रिसर्च डेटा बोल सकते हैं। तो पहले हो गया डेटा कलेक्शन। रिसर्च डिजाइन हम जब करेंगे तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम डेटा कलेक्शन कैसे कर रहे हैं। मतलब जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे पास बना हुआ है, एक क्वेश्चन पहले बनाना पड़ेगा। जो भी आपने टॉपिक ले लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ये समझने के प्रयास कर रहे हो कि हरियाणा में लड़की और लड़के में क्या एजुकेशनल अंतर है, कौन से कैटेगरी में कितना एजुकेशन पा रहा है, 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट में लड़के कितना हो रहा है, लड़की कितना हो रहा है, ये समझने के आप प्रयास कर रहे हो। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके आधार पे आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं डेटा को कलेक्ट कैसे करूंगा। तो डेटा को जब आप कलेक्ट करेंगे तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, इस डेटा को आप किस तरीके से कलेक्ट करोगे। प्राइमरी डेटा उसके लिए कितना चाहिए, उसके लिए सेकेंडरी डेटा कितना आपको चाहिए, और उसका मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया पहला आपका डेटा कलेक्शन। दूसरा है मेजरमेंट। आप डेटा को कैसे भी करके कलेक्ट कर लिए, लेकिन बाद में उसको टेस्ट ही नहीं कर पाए, आप समझ ही नहीं पाए कि ये डेटा का एक्चुअली यूटिलाइजेशन क्या है या डेटा क्या बोल रही है, तो अल्टीमेटली आपका इतना मेहनत तो खराब हो गया ना। तो इसीलिए जब भी आप रिसर्च डिजाइन बनाते हो तो आपके पास प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए कि आप ये डेटा को किस तरीके से टेस्ट करोगे, है ना, किस तरीके से उसका वेरिएबल्स को समझने के प्रयास करोगे। ओके, अब लास्ट डे हम लोगों ने क्लास में वेरिएबल्स बताए थे बहुत ही डिटेल में, हाइपोथेसिस बताए थे बहुत ही डिटेल में, है ना। अब उसमें से कौन से बच्चे नहीं है वो मुझे समझ में नहीं आएगा आज, कितने बच्चे उस दिन थे, कितने बच्चे नहीं थे आज। फिर भी मैं एक बार ऊपर से बता देता हूँ, जो लोग थे उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, जो लोग नहीं थे उन लोगों के लिए समझ में आ जाएगा। तो मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, हमें समझना होता है वेरिएबल्स क्या बोल रही है, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या बोल रही है। वेरिएबल्स का मतलब क्या है, हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो दो पहलू को देखते हैं और उसके आधार पर क्वेश्चन को रेज करते हैं। ओके, पहलू को देखते हैं और फिर क्वेश्चन को रेज करते हैं, और इसमें से हमें एक कोरिलेशन मिलता है
जिसका कॉज इफेक्ट समझने में हमें आसान होता है और रिसर्च को कंटिन्यू करने में हमें आसानी होता है। एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए पढ़ाई है, तो ये एजुकेशन है, ओके। अब आपका जो पढ़ाई है उसमें से आपके पास दो पहलू है। एक है कि आप कहीं पर, मान के चलिए, मैं आसान एग्जाम्पल देता हूं, नहीं तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा। मैं आपको ये बता देता हूं एक आसान एग्जाम्पल, जैसे कि अगर ज्यादा आप ठंडा पानी पियोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो एक है कोल्ड वाटर, आप कोल्ड वाटर ज्यादा ड्रिंक करोगे तो आपका हेल्थ इशू आ जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड वाटर एंड हेल्थ इशू, इसके आधार पे क्या हो रहा है आपका, हम लोग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हम एक स्टेटमेंट ऐसा बना रहे हैं कि जितना ज्यादा कोल्ड वाटर हम पिएंगे उतना ज्यादा हमारा हेल्थ इशू आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, दो वेरिएबल्स आ गया, इसके बीच में ही रिलेशन है और इसी को हम टेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं। अगर हम समझने के ये प्रयास करेंगे एक्चुअली में कि क्या कोल्ड वाटर पीने से ही तबीयत खराब होता है, तो भी हमें ये रिसर्च में हेल्प करेगी। हमें अगर ये समझना है कि एक्चुअली में कितना तबीयत खराब होता है या तबीयत खराब होने का क्या क्या कारण हो सकता है, तो ये सारे चीजों में हम इस तरीके का एक वेरिएबल्स को ले सकते हैं, जहां पर हम समझने के प्रयास करेंगे कि कोल्ड वाटर एंड हेल्थ इशू, ये दोनों चीज को साइड बाय साइड समझ लेंगे, ठीक है ना। तो कोल्ड वाटर का मतलब हम ठंडा पानी पिए और इसके लिए हमारा तबीयत खराब हो गया, तो हेल्थ इशू आ गया। तो ये दो वेरिएबल्स है, इसमें से एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होता है इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स, ठीक है। डिपेंडेंस वेरिएबल्स मतलब जिसके ऊपर पूरा ये कोरिलेशन डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसको हम हिला नहीं सकते, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसको हम अप डाउन कर सकते हैं और उसके आधार पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स का वेरिएशन ला सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं हेल्थ इशू, तो हेल्थ इशू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। क्यों? क्योंकि हेल्थ इशू हो कैसे रहा है, इसके आधार पे, कोल्ड वाटर के आधार पे, हम कोल्ड वाटर पी रहे हैं तो हमारा हेल्थ इशू आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, ये कोल्ड वाटर पीना है, ठीक है ना, ठंडा पानी पीना हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। क्यों है? क्योंकि अगर हम ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो हो सकता है तबीयत हमारा ज्यादा बिगड़ जाए, हम अगर कोल्ड वाटर पीना बंद कर देंगे तो हो सकता है तबीयत ना खराब हो। तो देखो यहाँ पर हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, उसके आधार पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स का चेंजेस हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर काम करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, या वो कोल्ड वाटर के साथ वेरिएट नहीं भी कर सकता। अगर हम बात करेंगे हेल्थ इशू, तो अगर हम हेल्थ इशू बोलेंगे सिर्फ, तो वो कुछ भी रीजन से आ सकता है ना, बहुत सारे रीजन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर पीना नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम कोल्ड वाटर के ऊपर डिपेंड करके ही इशू बना रहे हैं तो हम समझ पा सकते हैं कि कोल्ड वाटर पिया और इसीलिए ही तबीयत खराब हुआ। तो ये कोल्ड वाटर पीने का जो कंडीशन है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक ही वैशिष्ट्य है जो है उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और हेल्थ इशू जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम स्टेबल रखेंगे। जिस तरीके से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अप करेंगे उसी तरीके से हेल्थ इशू भी अप या डाउन हो सकता है। तो ये दो तरीके का वेरिएबल्स हमें यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए होता है। वेरिएबल्स को डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस डेवलप कर लेते हैं तो फिर उसको हम हाइपोथेसिस को बाद में हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के लिए बहुत सारे डायग्नोसिस प्रोसेस है जिसके अंदर हम डाल के डेटा को एक्चुअली एनालाइज कर पाते हैं कि इस रिसर्च के माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है। तो ये मेजरमेंट पार्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग जब मेजरमेंट का और पहलू पढ़ेंगे किस तरीके से मेजर होता है तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग समझ रहे हैं चीजों को। और फिर है डाटा
एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स है, मतलब हम जब टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं, उसके बाद जो वेरिएशंस आता है, जो हम अलग अलग तरीके का टेस्ट के माध्यम से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये देखो तीन हमारे पास यहाँ पिलर है, एक है डेटा कलेक्शन, दूसरा है डेटा मेजरमेंट और तीसरा है डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो इसके ऊपर ही रिसर्च डिजाइन हमारे डिपेंडेंट है। ओके, तो मैं आशा रख सकता हूं यहां तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो मेरे को बताओ, नहीं क्लियर है तो वो भी बताओ। जी बताइए। दीक्षा, हेलो दीक्षा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं काट रहा हूं, फिर से आप हैंड रेज कर लीजिए अगर आपको बोलना है, और नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया? मेरे को एक बार लिख के बताओ, यहां तक जितना मैंने पढ़ाया अभी तक रिसर्च प्रोसेस के बारे में, जो तीन फेनोमेना के बारे में मैंने बताया, उसके बारे में आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, वो मेरे को एक बार बता दीजिए। ठीक, ओके, सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम लोग रिसर्च प्रोसेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक फैक्चुअल चीजें हैं, नोट्स है। अब मैं एक बार नोट को दे दूंगा, आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैंने आपको रिसर्च प्रोसेस के तीन पहलू बताते बताते बता दिया है, तो कोई भी चीजें मिस नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा नोट्स में। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। देखिए, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन हमें यहाँ पर ज्यादातर जो रिसर्च डिजाइन यहाँ पर रखा गया है, वो सारे रिसर्च डिजाइन सोशल रिसर्च के ऊपर आधारित है। ठीक है, जो सोशल रिसर्च के लिए काम आता है वही चीजें, क्योंकि हम लोग अभी सोशल वर्क पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी आपको सोशल वर्क के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो इसीलिए सोशल रिसर्च को हम लोगों ने ज्यादातर जो सोशल रिसर्च में काम आता है, ऐसे तो सोशल रिसर्च में हम वेरिएट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ है जिसको हम सोशल रिसर्च में नहीं रख सकते, जैसे एक्शन रिसर्च, ऐसे कुछ रिसर्च। लेकिन जो सोशल रिसर्च में रिसर्च के अंदर ज्यादा काम आता है, वो सारे सोशल रिसर्च को हम यहाँ रखे हैं और उसी को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन पहले हम समझ लेते हैं, और उसके बाद रिसर्च का ज्यादा जो डिटेल है, एग्जैक्टली एज पर द डेटा कलेक्शन प्रोसेस और एज पर द वेरिएबल्स, इसके कंसिडरेशन में जो रिसर्च हम करते हैं, उसके आधार पे हम अलग अलग रिसर्च को पढ़ लेंगे। ओके, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ सिंपली दो लाइन हम बता देते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि एक दो बच्चे यहाँ नया है तो उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो पहले आप समझ लीजिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। हालांकि इसको हम लोग ज्यादा बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो थोड़ा बहुत पुराने बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक लाइन दो लाइन में बता देते हैं। ओके, तो देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ेंगे तो देखिए, क्वांटिटेटिव अर्थ शब्द को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए। QUANTIT, ATIVE, क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में अगर आधा हम तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा?
क्वांटिटी आ जाएगा, यही आएगा ना क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना क्वांटिटी मतलब हमारे पास एक मेजरमेंट होता है, हमारे पास एक नंबर होता है, फिगर होता है। जैसे आपके मम्मी जी आपको बता सकते हैं, बोल सकती हैं कि बेटा जाओ 2 किलो चावल लेके आओ, तो आपको कितना चावल लेना है उसका एक मेजरमेंट दे दिया। अब उसके हिसाब से थैली निकालेंगे घर से और चले जाएंगे दुकान और फिर बोलेंगे अंकल जी आप 2 किलो चावल दे दो, और उनके पास भी ये क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना चावल चाहिए। वो भी कंफ्यूज नहीं हुआ, आप भी कंफ्यूज नहीं हुए, तो आपका काम बन गया। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द फेनोमेना। क्या फेनोमेना यहां काम कर रही है, मेजरमेंट या नंबर का फेनोमेना, जो क्या है, जो क्वांटिटी है, नंबर्स। तो आपके पास क्लियर है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब ही होता है जिस रिसर्च के अंदर हम लोग नंबर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, जिसमें नंबर्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, वो हो जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है। और जहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च का हम बात करते हैं, वहां पर हम नंबर को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, हम वहां पर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए मैं एक स्टूडेंट का प्रोग्रेस समझने के प्रयास कर रहा हूं। ओके, एक स्टूडेंट है जिसका हम प्रोग्रेस समझने के प्रयास कर रहे हैं, प्रोग्रेस समझने के प्रयास कर रहे हैं। मान के चलिए क्लास 9th का एक बच्चा है जिसका प्रोग्रेस हम समझने के प्रयास कर रहे हैं क्लास 5 से। ठीक है ना, क्लास 5th से हम प्रोग्रेस को समझने के प्रयास कर रहे हैं। तो क्लास 5th से अगर हम उसके प्रोग्रेस को समझने के प्रयास करेंगे तो हम क्या करेंगे, ईयर बाय ईयर हम क्या करेंगे, उसका हर साल का एग्जाम कार्ड हम देखेंगे, उसका रिकॉर्ड देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट का रिकॉर्ड देखेंगे, और फिर समझने के प्रयास करेंगे एक्चुअली में कि 9th तक उस बच्चे ने प्रोग्रेस किया है कि नहीं किया है। जैसे मान के चलिए पहले 5th क्लास में मैथ में कितना मार्क्स आया था, साइंस में कितना मार्क्स आया था, फिर लैंग्वेज में कितना मार्क्स आया था, इस तरीके से देखेंगे। 6 में कितना आया, 7th में कितना आया, 8 में कितना आया, 9th में कितना आया। तो इसमें हमारे पास हर बार क्या निकल के आ रहा है, हर बार ये निकल के आ रहा है कि उसके पास मार्क्स कितना है ना। हम एसेस करने के लिए देख रहे हैं कि आउट ऑफ 70 मिला है, आउट ऑफ 80 मिला है ना, आउट ऑफ 100 80 मिला है, आउट ऑफ 100 70 मिला है, आउट ऑफ 100 60 मिला है हर सब्जेक्ट में। तो ये नंबर को हम कलेक्ट करेंगे और फिर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उस बच्चे ने क्या प्रोग्रेस किया, विच इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जहां पर हम नंबर को एग्जैक्टली पैरामीटर कर देते हैं और समझने के प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से रिसर्च किया, तो ये इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहां पर हमने नंबर को एग्जैक्टली पकड़ पकड़ के समझने के प्रयास किया। जैसे मान के चलिए मैंने समझने के प्रयास किया कि लास्ट 10 साल में हमारे कंट्री में गैस का, एलपीजी गैस का कितना परसेंटेज प्राइस रेट इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। वहीं पर अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च हम पढ़ने की कोशिश करेंगे या क्वालिटेटिव रिसर्च को समझने के प्रयास करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हम कोई नंबर को नहीं निकालते हैं, हम लोग विषय को समझने के प्रयास करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं। अच्छे तरीके से समझिए क्या बात कर रहा हूं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक स्टूडेंट है, मैं पकड़ लेता हूं, मान लेता हूं कि उस स्टूडेंट का नाम है रोहन। तो मैंने एक रिसर्च किया जिसमें मैंने पता करने की कोशिश किया कि रोहन का क्लास 5 से 10th तक का प्रोग्रेस क्या है। ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्यों, क्योंकि मैंने नंबर को काउंट करने की कोशिश किया, मैंने एनालाइज किया सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्रोग्रेस कैसे किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्रोग्रेस होना ही तो प्रोग्रेस नहीं है ना। तो मैं मान के चलिए ये समझने के प्रयास कर रहा हूं कि रोहन का वृत्ति कितना डेवलप हुआ, रोहन का इंटेलेक्चुअलिटी लेवल कितना डेवलप हुआ, रोहन का एटीट्यूड कितना बेहतर हुआ, रोहन का बिहेवियर कितना डेवलप हुआ।
तो क्या वो मैं नंबर में, फिगर में डाल सकता हूं? एटीट्यूड को क्या मैं फिगर में डाल सकता हूं? मैं क्या इंटेलेक्चुअलिटी को फिगर में डाल सकता हूं? मैं सिर्फ मार्क्स को मैं नंबर में डाल सकता हूं। उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हम रोहन के अलग अलग पहलू के चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने के प्रयास करेंगे, और फिर अल्टीमेटली हम डिसाइड करेंगे कि रोहन का क्या प्रोग्रेस है। जैसे मान के चलिए, रोहन के जो टीचर हैं उनसे हम बात करेंगे और समझने के प्रयास करेंगे कि रोहन क्लास में कैसा परफॉर्म करता है ना, कि वो बात कैसे करता है। क्योंकि हम प्रोग्रेस का मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को नहीं या एकेडमिक प्रोग्रेस को नहीं बात कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे उसका मेंटली प्रोग्रेस क्या है, पहले से अभी, मतलब पहले से अभी उसने उसका बिहेवियर कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, स्कूल आने का रेशियो कैसा है, वो रोज आता है कि नहीं, स्कूल आके वो सैड रहता है कि हैप्पी रहता है, स्कूल में उसको मजा आता है कि उसको बोर करता है, उसके दोस्त कैसा है, संगत कैसा है, ये समझने के लिए हम लोगों ने टीचर से बात किया। फिर हम उनके फ्रेंड से भी बात करेंगे कि तुम लोगों के साथ वो खेल कूद में कैसा है, क्योंकि प्रोग्रेस सिर्फ मार्क्स में नहीं आता है, तो उसका खेल कूद, क्राफ्ट, ये भी समझने के प्रयास करेंगे। उनके फ्रेंड से बात करेंगे और फिर उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि रोहन घर में कैसा बिहेव करता है, वो घर में जाके कार्टून देखता है कि न्यूज चैनल देखता है कि टीवी नहीं देखता है, या फ्री फायर खेलता है, या मोबाइल में गेम में डूबा रहता है, क्या करता है। तो हम इस चीज को, रोहन के प्रोग्रेस को समझने के लिए हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग फिनोमेना के साथ इंटरेक्शन करना चालू किया। और ये इंटरेक्शन कैसा होगा, एक्सप्लेनेटरी टाइप, मतलब एक्सप्लेन करेगा। मैं अगर टीचर से बात करूंगा तो मेरा क्वेश्चन अलग होगा, मैं जब स्टूडेंट से बात करूंगा तो मेरा क्वेश्चन अलग होगा, मैं जब उनके पापा के साथ बात करूंगा, मम्मी के साथ बात करूंगा, तब भी मेरा क्वेश्चन अलग होगा, है ना। तो इसीलिए रोहन का अलग अलग तरीके का पहलू हम देखेंगे, समझने के प्रयास करेंगे कि क्वालिटेटिव वे में वो कितना प्रोग्रेस किया है, व्हिच इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को या नंबर्स को कंसिडर ना करके उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हम समझ रहे हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में क्या आता है, यहाँ पर मार्क्स कम आता है और यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, समझने के प्रयास किया जाता है। वहीं क्वांटिटेटिव रिसर्च में मार्क्स को, नंबर को, न्यूमेरिकल ऑर्डर को, फिगर को कंसिडर किया जाता है और रिसर्च डिजाइन को कंडक्ट किया जाता है। तो ये दोनों चीज है, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्च आता है वो प्रूवन होता है, आप हर बार उसको टेस्ट कर सकते हो। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो होता है, इसमें आपका रिसर्च बार बार चेंज हो सकता है। तो जो भी आप आज रिसर्च बात कर सकते हो, वो 5 साल बाद उसका फिगर चेंज भी हो सकता है। तीसरा ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में बायस होने का चांसेस कम होता है, क्योंकि आप नंबर को एग्जैक्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हो, इसीलिए बायस नहीं होता है। और वहीं पर क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या हो जाता है, बायस होने का चांसेस होता है, क्योंकि उसमें जो रिसर्चर जो काम किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि मैं मम्मी के साथ बात करने के टाइम ऐसा सवाल किया जो मम्मी के पास से मुझे बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन दूसरा कोई रिसर्चर वही सवाल थोड़ा सा क्रिटिकली किया, थोड़ा नेगेटिव वे में किया और उसका आंसर कुछ और मिला, तो रिसर्च डिजाइन चेंज हो जाएगा, रिसर्च का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में थोड़ा सा बायसनेस देखने को मिलता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक टाइम फ्रेम के अंदर रिकॉर्डेड होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में पहले एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि क्या टाइम हमें लग सकता है और उस टाइम के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादातर टाइम देखा जाता है कि टाइम एक्सीड हो जाता है, क्योंकि रिसर्चर को एक्चुअली में रिसर्च करते करते पता चलता है कि रिसर्च का मोड किधर जा रहा है, पहले नहीं समझ में आता है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसमें पहले ही समझ में आ जाता है उसके किस तरीके से चलना है। तो ये हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का डिफरेंस। मैं आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा, आप लोग मेरे को एक बार बताइएगा। बच्चे आज यहां तक ही हम लोग करते हैं। ऑलमोस्ट हमने आज जो भी बेसिक चीजें सीख लिया उसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा ऐप के अंदर, उसको भी आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए
और दूसरे का भी ख्याल रखिए। और अगर आप YouTube या Facebook से देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, आप भी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।